हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो आज का यानी 3 मार्च का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो इस सेशन में हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्लस लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन एंड स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू द डेली करंट अफेयर्स टॉपिक। सो डेली टॉपिक से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स है उन्हीं का स्टैटिक पार्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपका क्विज सेशन। स्टार्ट करते हैं सेशन। Here is first question. Which state is the host of Global Responsible Tourism Summit? So किस स्टेट ने होस्ट किया है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट? सो इसको होस्ट किया है किसने? केरला की गवर्नमेंट ने, यानी केरल ने होस्ट किया है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट। और किसके साथ करा है? सो विथ यूएन नेशन। सो केरल का जो ये प्रोग्राम है यूएन वुमेन्स के साथ, उसका जो एम है वो है कि टूरिज्म सेक्टर में वुमेन्स की फ्रेंडली एक्टिविटीज को प्रमोट करना, यानी वुमेन्स को प्रमोट करना ही इस इवेंट का एम रहा है, यानी जेंडर इक्वालिटी। सो जेंडर इक्वालिटी किसके सेक्टर में? टूरिज्म सेक्टर में। ये इस इवेंट का मेन एम रहा है प्रमोट करना। यहाँ पर बात हो रही है यूएन वुमेन। सो केरल ने यूएन वुमेन के साथ साइन करा है एक मेमोरेंडम, एमओयू, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट, उसी का ही पार्ट है। अगर हम बात करें यूएन वुमेन्स की, तो ये हाल ही में बना था, एक न्यूली ऑर्गेनाइजेशन है। कब बना था? 2 जुलाई 2010 में बना था। क्या? यूएन वुमेन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी में। और इनके जो हेड है, यानी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो है सीमा समी बोहस। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, यूएन वुमेन्स चर्चा में रहा है। तो इनके हेड कौन है? सीमा समी बोहस। और इसी के साथ अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो न्यूज में रही थी हाल ही में वुमेन्स रिलेटेड, तो वो था यूनाइटेड नेशन का कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। सो आपको पता होगा, आपको याद होगा कि जो कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन था, उसमें ईरान की जो मेंबरशिप है उसको क्या किया था? एक्सपेल किया था। क्यों किया था? क्योंकि ईरान में हुआ था एक केस, अमीनी वेमेन का केस हुआ था, जिनके कारण उनकी डेथ भी हो गई थी। सो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है किसके लिए? विमेन सेक्टर्स में, विमेन्स के सिक्योरिटी के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। सो यूनाइटेड नेशंस का, यूएन का कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन, सो उसने हाल ही में ईरान की मेंबरशिप को एक्सपेल किया है। इसकी अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ विमेन, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में मिलेगा, यूएसए में मिलेगा। और इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? इकोसॉक। ये इकोसॉक वही है, यूएन का एक पार्ट है इकोसॉक। अगर अपन इंडिया की बात करें तो क्या इंडिया में है कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन्स के लिए? तो वो है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1992 में हुआ था। न्यू दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और चेयरमैन का नाम ध्यान रख लीजिएगा, चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा है। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023? सो इंडिया की रैंकिंग क्या रही किस में? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में। सो इंडिया की रैंक रही है 42। यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसको कौन पब्लिश करता है? तो इस इंडेक्स को पब्लिश करा है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, इस इंडेक्स को पब्लिश करा है। क्या कवर करती है ये? सो ये कवर करती है पैटेंट एंड कॉपीराइट लॉज को, ये कवर करती है। और मेजर करती है क्या? द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एनफोर्समेंट इन ग्लोबल इकोनॉमीज, यानी अलग अलग टोटल 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज में ये क्या करती है? जो वहां का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है और इन्फोर्समेंट है, उसके लेवल को मेजर करती है। ठीक है, और इसमें इंडिया की रैंक रही है 42। अगर हम हाल ही के इंडेक्सेस की बात करें जिसमें इंडिया की रैंकिंग रही है, सो हम बात कर ले तो इंडिया को एक रैंक मिली थी, फोर्थ रैंक। वो फोर्थ रैंक किस में मिली थी? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। सो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 23 में इंडिया की रैंकिंग फोर्थ थी। फर्स्ट पे यूएसए था, सेकंड पे रशिया था एंड थर्ड पे चाइना था। इंडिया को रैंक मिली थी थर्ड। वो किस में मिली थी? तो वो मिली थी ग्लोबल एयर पावर। सो ग्लोबल एयर पावर में इंडिया को थर्ड रैंक मिली थी। फर्स्ट पे कौन था? यूएसए था एंड सेकंड पे रशिया था।
इंडिया को रैंक मिली थी 121। वो किस में मिली थी? इंडिया को मिली थी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो इंडेक्स आया था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, उसका इंडिया को रैंक मिली थी 121। इंडिया को रैंक मिली थी 135। वो किस में मिली थी? ग्लोबल पीस इंडेक्स में। और जो टॉप पे रहा था वो कौन था? आइसलैंड था। इंडिया को रैंक मिली थी 54। वो किस में मिली थी? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में। और फर्स्ट पे कौन रहा था? जापान रहा था। इंडिया को इंडेक्स मिली थी, सॉरी रैंक मिली थी 180। वो किस में मिली थी? एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण प्रदर्शन में। सो उसमें इंडिया को 180 थी, लेकिन इंडिया ने उसको क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था, उस रैंकिंग को रिजेक्ट कर दिया था पैरामीटर्स के बेसिस पे। सो 180 रैंक को इंडिया ने रिजेक्ट किया था। और एक आप ध्यान रखिए ना कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें इंडिया को जो रैंकिंग मिली थी वो थी 136। और फर्स्ट कौन है? फिनलैंड। यानी पूरे इंटरनेशनल यानी ग्लोबल लेवल पे जो हैप्पीएस्ट कंट्री है वो है फिनलैंड, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और 136 रैंक पे कौन था? हमारा देश भारत। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which in neighboring country of India signed MOU with ISA to increase use of solar energy? So solar energy को increase करने के लिए खुद के देश में किस इंडिया के नेबर कंट्री ने एक एमओयू साइन करा है आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ? सो किया है ये किसने? बांग्लादेश यानी शेख हसीना। शेख हसीना। सो बांग्लादेश साइन एमओयू विद आईएसए। क्यों करा है बांग्लादेश ने? टू इंक्रीज यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन कंट्री। सो सोलर एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए बांग्लादेश ने साइन करा है एमओयू आईएसए के साथ। और ये है इम्प्लीमेंट होगा, कब तक इम्प्लीमेंट होगा? सो ये इम्प्लीमेंट होने वाला है कब? 2026 में इम्प्लीमेंट होगा। और खत्म कब होगा? सो उसका टारगेट है 2041 तक, यानी विजन बांग्लादेश। यानी हम एक टॉपिक दे इसको, बांग्लादेश का एम है, टॉपिक है क्या? 2041। और 2041 तक बांग्लादेश का टारगेट है क्या? कि वो कर लेगा 40% ऑफ द टोटल एनर्जी बाय द रिन्यूएबल सोर्सेज। यानी 40% एनर्जी उसको बनाना है किससे? रिन्यूएबल सोर्सेज से। कब तक? 2041। सो टारगेट 2041 फॉर बांग्लादेश। और इसी के साथ इसका टारगेट है 2030 तक, बांग्लादेश का टारगेट है 30 तक कि वो 4000 मेगावाट यूनिट को प्रोड्यूस कर लेगा बाय द रिन्यूएबल सोर्सेज। अगर हम अदर स्टैटिक पार्ट को कवर करें जो कि रिलेटेड है सोलर से, सो आईएसए की बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सो फर्स्ट है, और कब हुआ था? फर्स्ट है तो मैंने बोला रिसेंट में ही हुआ होगा, 30 नवंबर 2015 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था? कोई सेशन था, कोई समिट था इसके लिए? तो जी हाँ, इसके लिए समिट था कॉप 21, जो कि हुआ था पेरिस फ्रांस। तो कॉप 21 हुआ था पेरिस फ्रांस, और उसका रिजल्ट था आईएसए। कब? 30 नवंबर 2015 में। और कॉप 21 का भी 21 समिट सेशन था ऑफ यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो यूएन का जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है कॉप 21 पेरिस फ्रांस में हुआ था, उसका 21 एडिशन। तब आईएसए को एस्टेब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फोकस करती है सोलर एनर्जी में। और इसका जो पार्टनर है वो कौन है? यूएन। यूएन इसका पार्टनर है। ठीक है, अदर इंस्टीट्यूट की हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें, तो एक होता है आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एक होता है आईआरईएनए यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, और एक होता है REE यानी रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी पार्टनरशिप, है ना। तो ये डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस के फील्ड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So next question है, as per IMFA, which country has the potential to contribute 15% of the global growth in 2023? So according to International Monetary Fund, किस कंट्री के पास पोटेंशियल है जीडीपी में, ग्लोबल ग्रोथ में 15% कंट्रीब्यूट करना? कौन से ईयर में? 2023। सो ऑफ कोर्स यहाँ बात हो रही है इंडिया की। सो आईएमएफ के जो एमडी है कौन है? क्रिस्टलियाना जॉर्जियाना। यानी क्रिस्टलियाना जॉर्जिया ने हाल ही में ये डिपेक्ट करा है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल ग्रोथ में 2023 के लिए वो हो सकता है कितना? 15%। ये पोटेंशियल रखता है इंडिया। कहाँ पर? तो G20 की समिट थी बेंगलुरु में। G20 की समिट कहाँ पर? बेंगलुरु में हुई थी। उसी दौरान जो आईएमएफ की एमडी है क्रिस्टलियाना जॉर्जियाना, उन्होंने ये पोटेंशियल 15% के बारे में डिपेक्ट किया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें आईएमएफ की यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर वही सेम कहाँ पर मिलेगा आपको? वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। कब आया था ये?
तो ये आया था ब्रिटेन वुड कॉन्क्लेव के दौरान, यानी 1944 में हुआ था ब्रिटेन वुड कॉन्क्लेव। कहाँ पर? यूएसए में। और उसके दौरान हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट ट्विंस इंस्टीट्यूट्स का। और वो ट्विंस इंस्टीट्यूट थे, उसमें से एक था आपका आईएमएफ और एक था आईबीआरडी। सो आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड का बैंक है, और आईबीआरडी जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। सो ये ट्विंस इंस्टीट्यूट है जो कि बने थे ब्रिटेन वुड कॉन्क्लेव में 1944 में यूएसए में। ठीक है। साथ ही साथ आईएमएफ की हम बात करें तो आईएमएफ ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 23-24 के लिए, वो बताइए जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी बताई है? 6.1% बताई है। एक अभी चीफ आईएमएफ के जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे लास्ट 19 से लेके 22 के टेन्योर में, तो वो थे गीता गोपीनाथ। एक नाम ध्यान रखना, गीता गोपीनाथ। ये 19 से लेके 22 तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट थी। और अभी प्रेजेंटली हम बात करें, प्रेजेंटली कौन है? तो प्रेजेंटली है पियरे ऑलिवियर गोरियानास, यानी पियरे ऑलिवियर। आप ये नाम ध्यान रखें, पियरे ऑलिवियर। ये प्रेजेंटली आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट है। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So here is next question. Dharoi wetland, where a bird survey was conducted recently, is located in which state? So हाल ही में बर्ड सर्वे हुआ, जैसे लास्ट केरल में हुआ था, उन्हीं के वेटलैंड में। अच्छा, कौन से वेटलैंड में हुआ था बताइए, और कौन से नेशनल पार्क में हुआ था वो भी बताइए। सो धरोई वेटलैंड है, जो राज्य में, किस राज्य में है, वहां पर भी अभी बर्ड सर्वे हुआ है। सो धरोई वेटलैंड है, ये गुजरात का पार्ट है, गुजरात में है धरोई वेटलैंड। वहां पे बर्ड सर्वे किया गया और उसमें अप्रोक्स कितनी न्यू स्पीशीज को देखा गया है, मतलब 193 जो वहां पर स्पीशीज है। सो 193 स्पीशीज को रिकॉर्ड करा गया। कहाँ पर बना हुआ है धरोई वेटलैंड? तो ये बिटवीन है किसके? साबरमती और हरनोई रिवर के बिटवीन है ये। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें अदर पार्ट की, तो वो है वेटलैंड। सो इस टॉपिक से जो पार्ट कवर हो सकता है वेटलैंड की हम बात करते हैं। सो वेटलैंड डे यानी इंटरनेशनल वेटलैंड डे अभी हमने बनाया था कब? 2 फरवरी को बनाया था इंटरनेशनल वेटलैंड डे। और ये हुआ था रामसर कन्वेंशन। कब हुआ था? 1971 रामसर कन्वेंशन। कहाँ पे हुआ था? ईरान, इराक, किस में हुआ था? अच्छा बताओ, ईरान में हुआ था या इराक में हुआ था? अब बताओ। ठीक है। तो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड के लिए, तो उसी के लिए 2 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल वेटलैंड डे। और अभी रिसेंटली जो वेटलैंड्स आई है न्यूली, वो कौन सी है? सो वो है, एक तो थॉल है जो कहाँ पर है? गुजरात में है। एक वटवाना है, ये भी कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? गुजरात में। ये न्यूली वेटलैंड्स है जो अभी फिलहाल में आई है। और इसके अलावा सुल्तानपुर है, कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसके अलावा भिंडावास है, ये कहाँ पर है? ये भी है हरियाणा में। और अदर अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट वेटलैंड वो कौन सी है? सुंदरबन डेल्टा। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? तो सबसे स्मॉलेस्ट है रेणुका, जो कि कहाँ पर मिलेगी आपको? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और टोटल अगर हम वेटलैंड्स की बात करें तो टोटल वेटलैंड्स है 46 वेटलैंड्स है टोटल। आगे बढ़ते। So next question है, the center has approved the quality control order QCO for mandatory certification of which product recently? So हाल ही में सेंटर गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है क्या कि एक प्रोडक्ट पर आपको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल ओवर। किस प्रोडक्ट पर? सो आंसर होगा इसका कॉटन। सो हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है अ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्यूसीओ, और ये मैंडेटरी होगा किस पर? सो ये मैंडेटरी पार्ट बन चुका है कॉटन बेल्स पे सॉल्ड इन आवर कंट्री। सो अब से जो कॉटन बेल्स है उसको लेना पड़ेगा क्या? BIS सर्टिफिकेट, यानी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। सो बेसिकली इसका मोटिव क्या है? सो कब करना है क्या? इंपोर्ट ऑफ कॉटन, यानी जो इंपोर्ट है कॉटन को, उसको कब करने के लिए, सब स्टैंडर्ड कॉटन को कब करने के लिए ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को मैंडेट किया गया है किस पर? कॉटन पर। ठीक है। इसके अलावा अदर हम न्यूज की बात करें, सो हाल ही में इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस करा है क्या? भारत गौरव रिलैक्स टूरिस्ट ट्रेन। और
किस राज्य के हेरिटेज को शोकेस करने के लिए? सो गुजरात के हेरिटेज को शोकेस करने के लिए इंडियन रेलवे ने स्टार्ट करा है भारत गौरव रिलक्स टूरिस्ट ट्रेन टू शोकेस हेरिटेज ऑफ गुजरात स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च अ टेम्पररी सैलरी सपोर्ट स्कीम एंड बैंड जॉब कट्स? तो किस कंट्री ने हाल ही में एक टेम्पररी सैलरी सपोर्ट स्कीम को और जॉब कट यानी जॉब से अब आप नहीं निकाल सकते उसको बैन कर दिया है, लॉन्च किया है? सो ये करा है तुर्की ने। सो तुर्की में आया हुआ है नेचुरल डिजास्टर, और उसी नेचुरल डिजास्टर को देखते हुए वहां की गवर्नमेंट ने ये टेम्पररी सैलरी सपोर्ट स्कीम और बैंड जॉब कट्स को लॉन्च करा है। बेसिकली जो साउथर्न प्रोविनेंस है तुर्की का, जो कि मोर ज्यादा इफेक्टेड है अर्थ क्वैक से, वहां पर लॉन्च किया गया है टेम्पररी सैलरी सपोर्ट स्कीम एंड बैंड जॉब कट्स। सो वहां के जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए इन स्कीम्स को स्टार्ट किया गया है, और वहां पर ये प्रोविडेंस लाया गया है कि जो जॉब कट है यानी बैंड जॉब कट्स, यानी कुछ क्राइटेरिया है और बैंड कर दी गई है क्या, जॉब कट्स के, और वो भी पर्टिकुलर वैलिड रीजंस के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सेवालाल महाराज हु वाज सीन इन द न्यूज? हाल ही में खबरों में थे, क्यों? क्योंकि इनकी एनिवर्सरी थी। कौन सी एनिवर्सरी? 284th बर्थ एनिवर्सरी थी, और ये रिलेटेड है किससे? एसटी कम्युनिटी से। सो ये कौन थे? स्पिरिचुअल लीडर थे संत सेवालाल महाराज, जो कि स्पिरिचुअल लीडर थे, रिलीजियस लीडर थे। किसके लिए? बंजारा कम्युनिटी। तो जो बंजारा कम्युनिटी है उनके स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर है संत सेवालाल महाराज जी। और इन्हीं की 284th बर्थ एनिवर्सरी को मनाया गया कहाँ पर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और किसने बनाया? बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इसकी मिनिस्ट्री कौन है, यानी यूनियन मिनिस्टर कौन है? जी किशन रेड्डी। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बनाया है 284th बर्थ एनिवर्सरी किसके लिए? बंजारा कम्युनिटी के स्पिरिचुअल लीडर सेवालाल महाराज की। कहाँ पर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेडियम, न्यू दिल्ली पे। इसके अलग हम बात करें यूनियन मिनिस्ट्री की, सो हाल ही में जो यूनियन मिनिस्ट्री है किसकी? एक्सटर्नल अफेयर की, जिसके जो मिनिस्टर है वो कौन है? जयशंकर है, सुब्रमण्यन जयशंकर है। उन्होंने लॉन्च करा है क्या? 8th एडिशन किसका? रायसीना डायलॉग। 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग, इसको लॉन्च करा है, और किसके साथ करा है? विथ ओ आर एफ के साथ करा है, जो कि एक प्रोमिनेंट थिंक टैंक है। कहाँ का? न्यू दिल्ली का प्रोमिनेंट थिंक टैंक ग्रुप है ORF। तो उनके साथ मिलकर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने 8th एडिशन दिया था किसका? रायसीना डायलॉग का। और यहाँ पर चीफ गेस्ट थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि चीफ गेस्ट कौन थे, तो वो थे जॉर्जिया मिलोनी। और ये किस कंट्री से है? सो इटली के थे। सो इटली के जॉर्जिया मिलोनी चीफ गेस्ट रहे किसमें? 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग, ये ध्यान रखना आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज सेट टू गेट इंडियाज फर्स्ट मरीना? सो कर्नाटक के सीएम ने अनाउंस किया है इंडियाज फर्स्ट मरीना। किसको प्रमोट करने के लिए? कोस्टल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कर्नाटक के सीएम यानी बसवराज बोम्मई, उन्होंने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करा है। मरीना बनाएगा वो कोस्टल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। सो एक्चुअल में जो मरीना है ये एक्चुअल में होता है क्या है? सो सर्विस है किसके लिए? बोट ओनर्स के लिए, यानी सर्विस प्रोवाइड कराएगा बोट ओनर्स के लिए, उनको उनके रख रखाव के लिए और सर्विस के लिए बोट ओनर्स को प्रोवाइड कराई जाएगी मरीना, जो कि अक्सर देखी जाती है केवल कोस्टल एरिया यानी कोस्टल सिटीज में इसको प्रमोट किया जाता है। और एक तरफ से इसको बनाकर कर्नाटक कर रहा है अपना टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट। ठीक है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट की रेट भी इंक्रीज होगी मरीना के इनिशिएटिव से। और इसके अलावा अदर स्टेट न्यूज की हम बात करें तो यूपी की है कि यूपी में जापान करने वाला है, कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला है? 7200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? जापान, यूपी में। सो यूपी में अभी चल रही थी क्या? यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 23। सो उसी समिट में जापान ने अनाउंस करा कि वो यूपी में इन्वेस्ट करेगा 7200 करोड़
और कौन, जापान में भी किसने किया, एचएमआई ग्रुप ने, यानी होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड ग्रुप था एचएमआई ग्रुप ने, और उन्होंने अनाउंस किया है कि वो यूपी में इस इन्वेस्ट से होटल्स ओपन करेंगे। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, जिसमें जो मेजर सिटीज रहेगी वो अयोध्या, आगरा, ओवरऑल 30 सिटीज में वो होटल्स की ओपनिंग करेंगे यूपी में 72,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8? सो किस कंट्री ने होस्ट किया है इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज को? सो इसको किया है यूएई ने किया है। एयर एक्सरसाइज है ये, और इसमें जो इंडिया ने पार्टिसिपेट करा है, मल्टीलेटरल है, सो इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है। और इंडिया का कौन सा एयरक्राफ्ट गया है इसमें? सो इसमें गया है तेजस। तेजस एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट करा है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में, जो कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है किसका, इंडिया का। इसके अलावा अदर कंट्रीज भी है, बाय मल्टीलेटरल है, और मल्टीलेटरल से आपको याद आएगा मालाबार। सो मालाबार है जो इंडिया भी कंडक्ट कराता है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, जिसको पीएम मोदी ने होस्ट किया था फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस वर्चुअली। और अदर हम एक्सरसाइज की बात करें, सो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2023, इसको होस्ट करा यूके ने, और ये भी एक मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज रही, यूके में होस्ट किया गया था इसको। ठीक है, और अगर हम एक्सरसाइज का रिवीजन करें, सो अग्नि योद्धा, ये एक्सरसाइज किसके बीच में हुई थी, इंडिया और सिंगापुर के बिटवीन हुई थी। बायलैटरल एक्सरसाइज थी, और कहाँ पर हुई थी, महाराष्ट्र के महाजन फील्ड रेंज में किया गया था क्या, अग्नि योद्धा एक्सरसाइज। अगर हम करें तो काजिंद 22 करी थी, काजिंद 22 ये कहाँ पर करी थी, मेघालय में करी थी। मेघालय की भी क्या, उमरोई में। और किसके बिटवीन थी, तो इंडिया एंड कजाकिस्तान के बिटवीन थी काजिंद 22। इसके अलावा हमने करी थी सूर्य किरण 16, ये किसके साथ करी थी, नेपाल के साथ करी थी। और नेपाल के साथ भी कहाँ पर करी थी, जो नेपाल का आर्मी बैटल स्कूल है, यानी नेपाल में ही किया गया था सूर्य किरण 16, इंडिया एंड नेपाल के बिटवीन। इसके अलावा वीर गार्जियन, धर्मा गार्जियन हम जापान के साथ करते हैं। अभ्यास संगम, यानी हमने संगम एक्सरसाइज करी थी, वो किसके साथ करी, तो संगम करा था यूएस के साथ, इंडिया एंड यूएस के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So next question है, India launched the new young professional scheme YPS along with which country? So India ने लॉन्च करा है न्यू यंग प्रोफेशनल स्कीम, किस कंट्री के साथ? सो ये किया है यूके के साथ। सो इससे पहले G20 समिट जो लास्ट 2020 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बाली इंडोनेशिया में। कौन सा एडिशन था, 17th एडिशन था G20 में। तब इंडिया और यूके ने यंग प्रोफेशनल स्कीम को इनिशिएट करा था, जिसके लिए इंडिया और यूके दोनों ही वीजा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे दोनों कंट्रीज के स्टूडेंट्स को आपसी कंट्रीज में अप्लाई करने के लिए। और उसी का अभी न्यू रिन्यूएबल हुआ NYPS, यानी न्यू यंग प्रोफेशनल स्कीम। द सो यूके बेस्ड है द इंडियन हाई कमीशन। सो इंडियन हाई कमीशन जो कि यूके बेस्ड है, उन्होंने हाल ही में ओपन करा है वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर यूके टू अप्लाई। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में रहा था। आगे देखते। सो अब करेंगे हम, स्टार्ट करते हैं, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज मिशन। सो तमिलनाडु ने अपना फर्स्ट क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया है, तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज FCBD मीटिंग? तो इसको होस्ट किया था बेंगलुरु ने किया था। एंड हकाटो आर लैंडर इज द फर्स्ट एवर मून मिशन ऑफ विच कंट्री? सो ये था जापान का था। डेयर टू ड्रीम कंटेस्ट इज एन इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच फील्ड? डिफेंस से था। एंड हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA? PT Usha. So what is the consumer price index CPI based retail inflation for November in India? So ये थी 5.88%, 88%. And what is the position of India in 2020 Hurun Global List? So इस पे रैंकिंग रही थी इंडिया के 5th। तो एक रैंकिंग और ध्यान रखना, Hurun Global List 5th ranking of India. And which Indian cricketer broke Chris Gale's record for the fastest 200 in ODI innings? So ये क्या था,
ईशान किशन ने। एंड विच कंट्री लॉन्च अ ट्रेड डिस्प्यूट एट WTA अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ओवर इट्स चीप एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स। तो ये किया था, चाइना ने किया था। एंड आर्टिकल 43B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड बाय द 97th अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। सो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था, आर्टिकल 43 अमेंडमेंट 97। आगे बढ़ते क्विज के क्वेश्चंस। ठीक है, सो हियर इज द क्विज क्वेश्चन। आप इन्हें ट्राई कीजिए, इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही आपको लगता है मैं कुछ और इम्प्रूव कर सकती हूँ और कुछ ऐड कर सकती हूँ, सो वो भी आप मुझे बताइए। मैं ट्राई करूंगी इसे अप्लाई करने का। सो कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम एक नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।